इंदिरापुरम थाने के बाहर भारी हंगामा हुआ, जहां साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुनील शर्मा के विरोध में पूर्वांचल समिति के लोगों ने खूब नारेबाजी की और थाने के बाहर झड़प भी देखने को मिली। उधर भाजपा सरकार में मंत्री रहे सच्चिदानंद शर्मा पोखरियाल ने सुनील शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और बीजेपी पर कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाया है। इस सबके बीच सच्चिदानंद शर्मा पोखरियाल से खास बातचीत की कंटेंट पॉलिटिक्स के एडिटर विपिन गौड़ ने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास शो अब क्या बोलोगे। इस शो का नाम अब क्या बोलोगे क्यों है, ये जानने के लिए आपको ये पूरा शो देखना होगा। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उत्तराखंड सरकार से पहले मंत्री भी रह चुके हैं, भाजपा के बहुत ही सीनियर कार्यकर्ता भी हैं और लंबे समय से गाजियाबाद क्षेत्र में हर किसी की आवाज बने हैं, हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहे हैं। पर आज कुछ ऐसा हुआ है कि वो साहिबाबाद विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। हमारे साथ हैं सच्चिदानंद शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। और हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या समस्या है कि आपको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ रहा है। कंट्री एंड पॉलिटिक्स के तमाम श्रोताओं को और जो भी इस चैनल को इस समय देख रहे हैं उन सबको सच्चिदानंद पोखरियाल का नमस्कार। जैसे कि आपने पूछा कि ऐसी क्या व्यवस्था थी कि मुझे 2022 के विधानसभा चुनाव में साहिबाबाद से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरना पड़ा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं विगत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूं और गाजियाबाद में 2009 में जब माननीय राजनाथ सिंह जी ने यहाँ से संसद का चुनाव लड़ा था तो उस समय उन्होंने मेरे कार्य को देखते हुए मुझे प्रवासी राज्य मंत्री का दायित्व उत्तराखंड सरकार में जो एक विभाग है उसका मुझे चेयरमैन बनाया गया था और मुझे बहुत लंबे समय से प्रवासियों के बीच में काम करने का अवसर प्रदान हुआ। मैं काफ़ी समय से भारतीय जनता पार्टी के संगठन में कार्य करता आया हूं, लेकिन जिस तरह से इस समय आपने देखा होगा केवल और केवल आज भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की परिपाटी अपनाई जा रही है कि 2022 के चुनाव में लेकर के जिस तरह से प्रत्याशियों की घोषणा हुई है उससे तमाम साहिबाबाद की जनता बहुत ही हतप्रभ है और निराश है, हताश है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के बावजूद भी उन लोगों के साथ आज खड़ा हूं, पूरी मुस्तैदी के साथ उनकी आवाज़ बन रहा हूं और मुझे लगता है कि संगठन ने जहां प्रत्याशी घोषित करने में जिस तरह से जो चूक की है उसके लिए कई बार जो एक ही व्यक्ति को मौका दिया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से टिकट वितरण को लेकर के जो हताशा और निराशा हुई है, मैं भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में बहुत ही योग्य लोग हैं और कई लोग प्रत्याशी के रूप में मैदान में थे और जिस तरह से पार्टी ने विश्वास भी दिलाया था कि परिवर्तन होगा, नए चेहरे को अवसर दिया जाएगा, ऐसे लोग जो काफी लंबे समय से पार्टी में कार्य कर रहे हैं उनको अवसर दिया जाएगा, तो ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला। इसलिए मुझे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरना पड़ रहा है। तो आपने ऊपर जो आला कमान कहते हैं या हाई कमान कहते हैं वहां पर आपने अपनी बात रखने की कोशिश नहीं करी कि भाई अगर दोबारा से सुनील शर्मा जो भी विधायक पहले रहे हैं उनका कार्यकाल अच्छा नहीं रहा है, लोग उनसे खुश नहीं है, तो किसी और को टिकट दी जाए, तो आपने ऐसा मन क्यों बनाया कि आपको निर्दलीय इलेक्शन में आना चाहिए? देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी घोषित करने की एक प्रक्रिया होती है और जैसे कि हम देखते आए हैं, सुनते आए हैं कि पार्टी अपने स्तर से रायशुमारी कराती है और मुझे लगता है कि ये कैसी रायशुमारी हुई है कि जनता यहाँ सड़कों पर है, जनता यहाँ विरोध में है और रायशुमारी किसने की, कैसे की, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इसमें है। मैं शीर्ष नेतृत्व से पुनः आवेदन करना चाहता हूँ कि आप निष्पक्ष रूप से किसी एजेंसी से यहाँ रायशुमारी कराएं और जैसे कि आज बड़ा मुझे कहते हुए अच्छा भी नहीं लग रहा है कि ये रायशुमारी थी या राज सुपारी थी, ये रायशुमारी राज सुपारी में परिवर्तित दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है अगर निष्पक्ष रायशुमारी हुई होती तो इस तरह से जन आक्रोश सामने दिखाई नहीं देता। आप अभी पार्टी के साथ हैं या पार्टी से बिल्कुल अलग हो गए, यानी कि पार्टी का दामन आपने छोड़ दिया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक बहुत विजनरी पार्टी है जो राष्ट्र हित के लिए काम करती है और हम भी कहीं ना कहीं
अपनी राष्ट्रवादी सोच के कारण ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे। लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं होंगी, इस तरह से पार्टी के भीतर लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, तो ये बड़ा पीड़ादायक है और ऐसे में पार्टी के साथ रहना मेरे लिए बहुत कष्टकारी रहेगा। और इसीलिए मैंने निर्णय लिया है कि मैं ऐसे किसी ना किसी व्यक्ति को तो आगे आना ही था। और निरंतर एक प्रश्न में जो है उसके जवाब में ये कहना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जो कई बार 6 बार 7 बार उन्हें विधायक बनने का मौका मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं से उनकी स्वीकार्यता जनता के माध्यम से आती है। उनकी लोकप्रियता के कारण ही उन्हें जो है जनता बार बार जो है डिमांड करती है। तो अगर ऐसा कहीं परिवेश दिखाई नहीं दे रहा है साहिबाबाद में कि जनता ने बार बार कहा हो साहब इन्हीं प्रत्याशियों को इनकी पुनरावृत्ति होती रहे, असंख्य लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी मानी जाती है, उसमें इस तरह की पुनरावृत्ति बार बार होना ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। और मैंने वही प्रश्न अपने समाज के सामने भी खड़ा किया है, इस क्षेत्र की जनता के सामने भी खड़ा किया है और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष संगठन के सामने भी मैं ये प्रश्न खड़ा करना चाहता हूँ। कौन कौन लोग आपको समर्थन देंगे? आपको क्या लगता है कि जिसकी वजह से आप इस इलेक्शन में जीत पाएंगे, या आपका जो नेतृत्व है वो समझने के लिए, उसको मानने के लिए लोग तैयार होंगे? देखिए, जब सारी अदालतों का दरवाजा बंद हो जाता है तब जनता जनार्दन की अदालत में मामला जाता है। तो मैं इस मामले को लेकर के साहिबाबाद की जनता जनार्दन के बीच में आया हूं और जनता जनार्दन आज मेरे साथ खड़ी है और बहुत ऊर्जा के साथ और बहुत मनोयोग के साथ जनता जनार्दन मेरे साथ खड़ी है और मुझे इस क्षेत्र में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनना चाहती है। ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है और मैं किसी की निंदा करके या किसी के बारे में कुछ कह करके आगे नहीं बढ़ना चाहता। मैं अपनी अच्छाइयों से आगे आना चाहता हूं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की कहीं भी मैं ना तो आलोचना यहाँ कहीं करना चाहता हूं, ना किसी पूर्व जनप्रतिनिधि की आलोचना करना चाहता हूं, लेकिन एक विश्वास जरूर दिलाना चाहता हूं कि क्षेत्र की जनता जिस कारण से अपने जनप्रतिनिधि को चुनती है, मैं उन तमाम मुद्दों के लिए काम करूंगा। क्या मुद्दे होंगे, क्या एजेंडा होंगे आपके, किस चीज को लेके आप ये जो चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये एक बहुत बड़ी विधानसभा है और जिसमें खोड़ा एक स्थान है जो नगर पालिका भी है। तो मैं वहां से अगर शुरू करूं और वहां से जन समस्याओं को अगर आपके सामने रखूं तो खोड़ा में सड़कों का बहुत ही बुरी खस्ता हाल में सड़कें हैं वहां पर और तमाम जो है लोग वहां एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं। वहां जल संकट की बहुत भारी समस्या है। मैं चाहूंगा कि खोड़ा वासी जिस तरह से यहाँ पर गंगा जल वसुंधरा तक आता है और प्रताप बिहार में जैसे कि वहाँ प्लांट लगा हुआ है, वहाँ से तमाम इस क्षेत्र में गंगा जल आता है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं खोड़ा के जन जन तक गंगा वाटर सप्लाई कर सकूं। और ऐसी क्या आपके एजेंडे, जैसे आपने पानी की बात तो बताई, ऐसी क्या सौगात या ऐसी क्या चीज क्षेत्र के लोगों को मिलेगी जो आपको जिताकर लेके आएंगे, जिससे कि उन्हें लगे हाँ कि हमारा जो निर्दलीय विधायक है हमारे लिए ये काम करने वाला है? देखिए, मैं आपको बताऊं, आप सब लोगों ने कोरोना काल में यहाँ पर हमारी चिकित्सा पद्धति और चिकित्सा प्रणाली और यहाँ पर हॉस्पिटलों की जो आपने देखा है किस तरह से अभाव में लोगों ने यहाँ पर दम तोड़े हैं और कोरोना काल में किस तरह से हमारा मेडिकल तंत्र पूरा फेल हो गया। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतने बड़े क्षेत्र में कोई भी सरकारी चिकित्सालय नहीं है। मेरा सबसे पहला प्रयास ये रहेगा चिकित्सा के लिए काम करूं, स्वास्थ्य के लिए काम करूं, शिक्षा के लिए काम करूं। और यहाँ के जो युवक हैं, यहाँ के युवकों को मैंने देखा है, उनके पास कुछ करने के लिए, देखिए खेल एक ऐसी विधा होती है, खेल से बच्चों का व्यक्तित्व निखरता है और खेल जीवन का बहुत अभिन्न अंग है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई माहौल ही नहीं है बच्चों के लिए कि बच्चों का कोई स्वस्थ मनोरंजन वहाँ पर उपलब्ध हो सके। तो इसलिए मेरा प्रयास रहेगा कि मैं हर तरह से बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, उनके लिए लाइब्रेरी होनी चाहिए, बुजुर्गों के लिए सुंदर सुंदर पार्क होने चाहिए जहाँ वो आराम से जो है उन पार्कों में टहल सकें, घूम सकें। चिकित्सालय की यहाँ पर सुविधा होनी चाहिए। यहाँ कम से कम इतने बड़े क्षेत्र में कम से कम 2 सरकारी चिकित्सालय होने चाहिए। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं शिक्षा, स्वास्थ्य और इन आधारभूत समस्याओं के लिए जो हमारी
जीवन जीने के लिए बहुत आवश्यक हैं। पेयजल की बड़ी समस्या है। तमाम पुरानी लाइनें यहाँ पर अभी 1990 की लाइनें हैं, जर्जर हो गई हैं। उनमें जो है प्रदूषित पानी आता है, लोग जो है दूषित पानी पीने के लिए यहाँ पर मजबूर हैं। और भी तमाम जो है ऐसी समस्याएं हैं। तमाम लोग जो है जीडीए के फ्लैटों में यहाँ पर रहते हैं, लेकिन उनको मालिकाना हक नहीं मिला है। उनके पास केवल और केवल क्या है, एक पावर अटॉर्नी उनके पास है। कहीं उनको लोन लेना है, कहीं उनको मालिकाना अपना हक दिखाना है, तो वो बेचारे इसमें लाचार हो जाते हैं। मेरी प्रायोरिटी में ये रहेगा कि और ये जो जीडीए के जो पुराने ये खस्ता हाल मकान है, तमाम लोग दब करके भी यहाँ पर कई घटनाएं ऐसी हो गई हैं कि छतें टूट जाती हैं, लोग दब करके मर जाते हैं। तो मैं इन तमाम समस्याओं का निराकरण करूंगा। और सीवर लाइन की जितनी भी यहाँ पे समस्याएं हैं, चाहे वो नंदग्राम में हो, चाहे वो लाजपत नगर में हो, और तमाम क्षेत्र में जो समस्याएं, मैं उन समस्याओं के लिए संघर्ष करूंगा, लड़ूंगा, उन समस्याओं का निराकरण करूंगा। और जितने भी लोग मेरे संपर्क में हैं, क्षेत्र के लोग मेरे संपर्क में हैं, मैं उन सबसे अपील करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वो अपनी समस्याओं से मुझे अवगत कराएं। मैं सक्षम हूं हर काम कराने के लिए, और मैं उनको पूरे मनोयोग के साथ उन समस्याओं का निराकरण करूंगा। स्वास्थ्य, शिक्षा और कई सारी चीजों को लेकर पहले भी जो इलेक्शन लड़ा गया था, उनमें ये बातों को रखा गया था, और आप उस समय पार्टी में ही थे। तो उस समय जब विधायक जीते तो उन्होंने इसमें से शायद ही किस चीज पे काम किया, और सरकार भी जबकि केंद्र में भी और राज्य में भी भाजपा की थी, और आप भी उस समय भाजपा के कार्यकर्ता थे। तो उस समय आपने इन मुद्दों को क्यों नहीं उठाया? देखिए, अभी मैं पुराने जनप्रतिनिधियों के कार्यों को यहाँ ना तो गिनाना चाहता हूँ, ना उनकी कोई ऐसी उपलब्धि में, और ना कोई उनके विरोध में यहाँ पर कुछ कहना चाहता हूँ। लेकिन बहुत जल्दी मेरा घोषणा पत्र जारी होने वाला है। मैं तमाम क्षेत्र की समस्याओं को उस घोषणा पत्र के माध्यम से जनता के सामने रखूँगा। और जो बहुत सारी ऐसी यहाँ पर प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, सीवर लाइन की यहाँ पर बहुत सारी समस्या है, उसको मैं दुरुस्त करने का काम करूंगा। और तमाम जो भी आपने देखा होगा, यहाँ पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत सारी विकट स्थिति क्या है कि यहाँ पर फैक्ट्रियाँ और तमाम जो है ये प्रदूषण फैलाते हैं। यहाँ जनजीवन इतना अस्त व्यस्त है, और जगह जगह कूड़े के ढेर आपको दिखाई देते हैं, जगह जगह आपको डंपिंग ग्राउंड दिखाई देते हैं। इन सब की नितांत आवश्यकता है कि यहाँ के जन जीवन को कैसे एक स्वस्थ पर्यावरण, एक स्वस्थ माहौल दिया जाए। इसके लिए मैं उस कूड़े निस्तारण के लिए भी कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। और इन डंपिंग ग्राउंडों को जहाँ जहाँ ये बने हुए हैं, इनके लिए कूड़े के निदान के लिए भी यहाँ पर काम करने के लिए बहुत कुछ है अभी यहाँ पर। और बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पे, छात्रों के लिए समस्याएं हैं। यहाँ की जो बच्चियां हैं हमारी, उन्हें यहाँ पर हाई एजुकेशन के लिए दिल्ली जाना पड़ता है, अन्यत्र जाना पड़ता है। तो यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत काम करने की आवश्यकता है। तो मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि मैं यहाँ के छात्रों के लिए, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश योगी जी के कुशल नेतृत्व में, योगी जी ने बहुत ही इस उत्तर प्रदेश को एजुकेशन हब बनाया है। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि साहिबाबाद क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि यहाँ पर हमारे बच्चे यहीं उनको हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन यहाँ पर मिल सके। इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा कि यहाँ अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट खोले जाएं। और एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं राष्ट्रवादी सोच का व्यक्ति हूँ, और भारतीय जनता पार्टी को अगर कहीं भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी सरकार बनाने में, और यहाँ के साहिबाबाद क्षेत्र के मतदाता मुझे अपना आशीर्वाद दे करके यदि विधानसभा में भेजते हैं, और भारतीय जनता पार्टी को कभी मेरी आवश्यकता पड़ी, तो मैं बिना शर्त के भारतीय जनता पार्टी को समर्थन भी दूंगा। मेरे सवाल पूछने से पहले ही आपने जवाब दे दिया। मैं आपसे पूछने ही वाला था कि क्या अगर आप जीतते हैं तो क्या आप वापस भाजपा में जाएंगे? नहीं, मेरे जाने का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन राष्ट्र हित के मुद्दों पर, प्रदेश के विकास के लिए अगर कहीं भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी तो मैं सकारात्मक रूप से बिना शर्त सरकार को समर्थन दूंगा। अभी आपके जो राष्ट्रीय नेतृत्व है या राज्य के बड़े नेतृत्व हैं, उनकी तरफ से आपके पास कोई कॉल या आपसे बात करने की कोशिश? नहीं, अभी किसी का कोई मेरे पास कोई वो नहीं आया है। और मैं थोड़ी देर पहले ही आपके यहाँ आने से पहले मैं अभी खोड़ा में गया था, और खोड़ा में तमाम पूर्वांचल समाज ने एकत्रित होकर के मेरे को समर्थन दिया है। और कल पंजाबी समाज भी मुझे समर्थन देने आ रहा है, और दलित समाज भी मेरे साथ खड़ा है। और मैं आपको बता दूं
कि समाज में बहुत सालों से काम करते हुए मेरा ये अपना चाहे योगदान समझ लीजिए या मेरी लोकप्रियता समझ लीजिए, तमाम समाज के लोग मुझसे बहुत स्नेह और प्यार करते हैं और सब समाज के लोग मुझे यहाँ समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। ये इसका मतलब आज पहले जो है जो विधायक हैं उनके खिलाफ या उनके विरोध में आज पूर्वांचल के लोगों ने प्रदर्शन किया, जहां पर पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई। क्या वही वो पूर्वांचल के लोग हैं जो आपको समर्थन देने के लिए तैयार हैं? मेरे साथ तमाम पूर्वांचल के लोग आज खोड़ा में जिस तरह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा समर्थन मुझे मिला है। केदार नंदन चौधरी जी जो बहुत वरिष्ठ समाज सेवी हैं, वो पहले नेपाल में सांसद भी रह चुके हैं, और ईश्वरचंद झा जी, पंडित राकेश तिवारी जी, डॉक्टर विनय बिहारी जी, विनय प्रताप सिंह जी, MD झा साहब, ये बहुत सारे लोग आज वहाँ पर खोड़ा में उन्होंने मीटिंग बुला करके मुझे समर्थन दिया। मैं उनका आभारी हूँ और तमाम पूर्वांचल और उत्तरांचल की एकता को एक नया बल मिलेगा और इससे इस विधानसभा में एक नए समीकरण उभर करके आएंगे और भविष्य की राजनीति भी उत्तरांचल और पूर्वांचल समाज और अन्य समाज मिलकर के हम तय करेंगे। अगर जो केंद्र नेतृत्व है या राज्य का नेतृत्व जो है, जिनके हाथ में सारी अभी भी टिकटें हैं, अगर भाजपा आपको अभी बुला ले या मना ले, बोले कि आपको हम मना लेते हैं, किसी और व्यक्ति को हम लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए सीट देते हैं, तो उसमें आपका क्या मत होगा? नहीं, यदि भाजपा अपने निर्णय की जो है संशोधन करती है तो मैं उसका स्वागत करूंगा। अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर आ जाता है तो उसे भूला हुआ नहीं कहते हैं। अगर अभी भी भारतीय जनता पार्टी ये महसूस करती है कि उससे त्रुटि हुई है प्रत्याशी के चयन में, तो अगर वो मुझे अवसर प्रदान करेगी तो मैं उसका स्वागत करूंगा। जी, बहुत बढ़िया। और हम भी शुभकामनाएं देते हैं कि आप इलेक्शन लड़े, जीते, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो निर्दलीय लड़ते हैं, लोगों का विश्वास उन पे बहुत ज्यादा बन जाता है, और कई सारे निर्दलीय विधायक ऐसे और निर्दलीय सांसद भी ऐसे रहे जिन्होंने बहुत अच्छे काम करे। तो हमारी शुभकामनाएं। और आखिरी एक संदेश आपके क्षेत्र के लोगों के लिए कि वो आपको किस लिए चुनाव लड़ने के लिए तैयार कर रहे हो, क्यों वोट दें? मेरा अपने क्षेत्रवासियों से ये अपील है कि मेरा लंबा राजनीतिक जीवन रहा है, लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, और मैं एक बेदाग छवि का एक ईमानदार व्यक्ति हूँ। मेरा ध्येय केवल और केवल समाज सेवा है। मैं समाज सेवा के लिए ही राजनीति में आया हूँ, और राजनीति समाज सेवा का करने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, और मुझे पूरा भरोसा है कि इस क्षेत्र की जनता मुझे इस क्षेत्र की सेवा करने का अवसर प्रदान करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और मेरे बारे में तमाम क्षेत्रवासी जानते हैं कि मैं किस तरह से मैंने कोरोना काल में भी, संकट की घड़ी में भी मैंने किस तरह से घर घर जा करके लोगों की मदद की है, सहायता की है, जरूरतमंदों तक आवश्यक सामग्री पहुंचाई है। तो इसलिए क्षेत्र की जनता जानती है कि राजनीति में ऐसे बेदाग ईमानदार छवि के लोग अगर आएंगे तो ये राजनीति शुद्ध भी होगी, और राजनीति में आने के लिए हम जैसे लोगों को अवसर भी प्रदान होगा। तो इसलिए मैं क्षेत्र की जनता से अपील करता हूं कि इस क्षेत्र के विकास में, सर्वांगीण विकास में मैं भरपूर उनका सहयोग करूंगा। इसलिए आप लोग मुझे अपना आशीर्वाद दें, ऐसा मैं अपील करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस खास शो अब क्या बोलोगे में। धन्यवाद।